आर्थिक नीति और विकास की राह। सुरेश सेठ। किसी भी विकासशील देश का मुद्रास्फीति सूचकांक केवल खाद्य वस्तुओं की कीमत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इसमें उसके बराबर का महत्व पूंजीगत निवेश और वस्तुओं को भी मिलनी चाहिए, जैसे कि हमारे देश के सूचकांक में नहीं है। यह भी देखना चाहिए कि यह विकास सिर्फ वर्ग का नहीं, किस वर्ग का हो रहा है। क्या सारा विकास चुनिंदा निजी पूंजीपतियों वर्ग के पास ही जा रहा है, जो बहुमंजिली इमारतों और नगरों, महंगी गाड़ियों की सूरत में महत्वपूर्ण महानगरों में नज़र आता है। संविधान में समाजवाद का शब्द रहे या न रहे, इस पर बहस कहीं ज़्यादा जरूरी है कि अमीर और गरीब के बीच जीवन स्तर में अंतर कम से कम हो। भारतीय रिजर्व बैंक पहले मौद्रिक नीति की घोषणा करता था, अब सहयोग और परामर्श के लिए मौद्रिक समिति बन गई है। मौद्रिक नीति का आदर्श यही होता है कि एक और महंगाई पर नियंत्रण रखें, दूसरी ओर देश के विकास में कोई बाधा न आए। आर्थिक नीति के क्रियान्वयन में विकास नीति बनती है। आर्थिक नीति के क्रियान्वयन में विकास नीति बनती है। समय समय पर आर्थिक दरों की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ओर से की जाती है। मौद्रिक नीति कहा जाता है, जिसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। रिजर्व बैंक पहले मौद्रिक नीति घोषणा करता था, अब सहयोग और परामर्श के लिए एक मौद्रिक समिति भी बन गई है। हर मौद्रिक नीति का आदर्श यही होता है कि एक और वह महंगाई पर खड़े और दूसरी ओर देश के विकास में कोई बाधा ना आए। हालांकि सरकार के दावे में यही कहा जाता है कि महंगाई पर नियंत्रण पा लिया गया है। रिजर्व बैंक के अनुसार सुरक्षित महंगाई दर 4% है और इस वर्ष सूचकांक के आंकड़े के मुताबिक यह 4.6% रही। अब इसके 4% से भी नीचे आ जाने की संभावना है। वहीं इससे संबंधित घोषणाओं की ओर देखें तो भारत 10 वर्ष में दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति से ऊपर उठकर 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है। इस साल के अंत तक देश की चौथी आर्थिक शक्ति और 2 वर्ष में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की उम्मीद की जा रही है। अगर यह संभव हुआ तो इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जाएगा। बार बार यह घोषणा की जाती है कि भारत की विकास दर दुनिया के सभी देशों की विकास दर से अधिक है, मगर आप आम आदमियों की हालत देखिए। जब वह बाजार से जाता है तो वस्तुओं की कीमतें कहती कि हाथ ना लगाओ। जहाँ तक विकास का दर संबंध है तो विकास किसका हो रहा है? देश के 3/4 आबादी तो जीवन के उसी स्तर पर खड़ी है जिसे भुखमरी से उबारने के लिए अनुकंपा कहा जाता है। तरक्की के साथ अनुकंपा और रियायती संस्कृति की समय समय भी बढ़ती जा रही है। हम वर्ष 1947 में भारत को दुनिया का सिरमौर देश बना देना चाहते हैं। सांस्कृतिक लिहाज से हमारे गर्व का कोई अंत नहीं। हम बनना चाहते हैं विश्व गुरु, लेकिन नैतिक मूल्यों के पतन का यह हाल है कि जिस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घट रही वह एक मूल्यहीन एवं पतनशील समाज का द्योतक है। खुशहाली सूचकांक को ही देख लीजिए, भारत इसमें कहीं पीछे है। एशिया में भी आम लोगों की खुशहाली हमारे पड़ोसी देशों में हमसे कहीं अधिक है। तो यह कैसा विकास है, कैसी तरक्की, और जिस पर फूले नहीं समा रहे हैं। इसी तरक्की और विकास का अगला चरण प्राप्त करने के लिए पहल जारी है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें महंगाई पर नियंत्रण हो और सतत विकास को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि ये दोनों पक्ष किसी देश की संतुलित आर्थिक नीति के लिए आवश्यक हैं। मगर आजकल चर्चा यह हो रही है कि भारत में महंगाई पर काबू पा लिया है और बाजार में मुद्रास्फीति उस दर पर आ गई जिसे रिजर्व बैंक सुरक्षित दर कहता है। नए आंकड़े के मुताबिक सुरक्षित दर 4.6% है, लेकिन अगले वर्ष इसमें 3% तक हो जाने की उम्मीद है। मगर आम जनता को यह बात क्यों केवल घोषणाओं की अलंकार लगती है? कहा जाता है कि मुद्रास्फीति हमने इसलिए नियंत्रण कर लिया है क्योंकि खाद्य पदार्थों की कीमतें कम हो गई हैं। वैसे तो किसी भी विकासशील देश का मुद्रास्फीति सूचकांक
केवल खाद्य पदार्थ कीमतों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, इसमें उनके बराबर का महत्व पूंजीगत निवेश और वस्तुओं को भी मिलनी चाहिए, जैसे कि हमारे देश में सूचकांक में नहीं है। इस प्रकार विकास दर को मापते हुए यह भी देखना चाहिए कि यह विकास देश के किस वर्ग का हो रहा है। क्या सारा विकास चुनिंदा निजी पूंजीपति वर्ग के पास ही जा रही है, जो बहुमंजिला इमारतों और महंगी गाड़ियों की सूरत में महानगरों में नजर आता है। आम आदमी आज भी रियायती दुकानों के बाहर कतार लगाए क्यों खड़ा है? संविधान में समाजवाद शब्द रहे या ना रहे, इस पर बहस से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि अमीर और गरीब के जीवन स्तर में अंतर कम से कम हो, नौजवानों की उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार की गारंटी मिले। इस समय देश में जनता को भूख से न मरने देने की गारंटी है, लेकिन उसके उचित पोषण की गारंटी क्यों नहीं है? क्यों देश में एक कुपोषित समाज आज भी मौजूद है? दुखद ये है कि नई पीढ़ी कमज़ोर पैदा हो रही है और औसत उम्र विकसित देशों की तरफ बढ़ नहीं रही है। ऐसे में मौद्रिक नीति के उस आकलन की चर्चा होनी चाहिए जो इन दिनों सुनाई पड़ती है। आमतौर पर यह समझा जा रहा था कि जब मुद्रास्फीति पर नियंत्रित कर लिया गया और महंगाई दर 4% पर आ गई तो रेपो रेट और घटा देनी चाहिए, बाजार दर और घटा देनी चाहिए, कर्ज सस्ता और मासिक किस्तें भी कम कर देनी चाहिए, ताकि लोग नया निवेश करके देश को विकास की राह पर तेजी से ला जा सके। लेकिन इसका क्या लाभ? अभी पिछली 2 बार रेपो रेट को घटाकर 1% कम कर दिया गया, जिससे एक वर्ष की शुरुआत से बैंकों में पर्याप्त नकदी हो गई। अनुमान है कि 5.6 लाख करोड़ रुपये का टिकाऊ वित्त पोषण बैंकों को मिला है। क्या यह वित्त पोषण पूंजीगत निवेश को और हो गया? जवाब है नहीं। जो कर्ज दिए गए उसका एक बड़ा भाग टिकाऊ उपभोग पर खर्च हो रहा है। जब पूंजीगत विकास की दरों को देखते हैं तो उनमें उसकी तरक्की नहीं पाते जो होनी चाहिए। 6.50% की विकास दर हमें 2047 तक दुनिया का सिरमौर देश नहीं बना सकती। इसके लिए कम से कम 10% विकास दर होनी चाहिए और पूंजी क्षेत्र में निवेश का कायाकल्प हो। इसके साथ ही लघु, मध्यम और सहकारी उद्योगों का भी विकास हो, ताकि हर वर्ष बेरोजगारी होते नौजवान की खेप को तत्काल रोजगार मिले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए जिस सही विकास नीति की तलाश हमें करनी है, उनमें इस बात का ध्यान देना होगा कि बातें केवल दावों या घोषणाओं के स्तर पर सीमित ना रहे, बल्कि आम आदमी के जीवन तक जाए। आरबीआई के गवर्नर ने भी कहा कि एक और रेपो रेट को घटना है या नहीं, इसका फैसला सोच समझकर लिया जाएगा। कटौती का असर अभी शुरुआती दौर में है। जून में 0.5% तक कटौती की गई थी, लेकिन कुल मिलाकर कटौती के मुकाबले 1% लाभ आम आदमी तक पहुंचने में समय लगेगा। अब यह देखना होगा कौन इस लाभ को आम आदमी तक पहुंचाने नहीं दे रहा है। इस बात पर भी गौर करना होगा कि देश के विकास के नाम पर कोई ऐसी तिगड़ी तो पैदा नहीं हो गई जिसमें पूंजीगत, नौकरशाह और राजनीति के चुनिंदा लोगों का गठजोड़ बन गया हो। क्या यही गठजोड़ तो नहीं जो लोक कल्याण के रास्ते में दीवार बन रहा हो? पूर्वाग्रह के समांतर। प्रेरणा मालवीय। हमें सब अपने आसपास कई तरह के विचार या लोगों के मान्यता अवसर ही चुनते रहते हैं। रूप, व्यवहार, भोजन और पहनावा, रिश्ते आदि को लेकर। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या हैं पर हम आमतौर पर नहीं सोचते। दरअसल हम जिन पारिवारिक मूल्यों और विचारों में पले बढ़े होते हैं, वही हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनते जाते हैं। वे हमारे अवचेतन को पूरी तरह से रस बस जाते हैं। इस तरह से हर व्यक्ति अपने साथ एक सामाजिक परंपरा लेकर चल रहा होता है। फिर अगर इससे अलग हमारे आसपास या समाज में जो भी बातें या व्यवहार दिखाई देते हैं तो हमें अलग या गलत नज़र
आता है। जब हम कहते हैं कि हम इंसान भिन्न हैं तो इसका मतलब इनमें उसका रंग रूप, उसके खाने पाने और तौर तरीके, सामाजिक रीति रिवाज, शारीरिक क्षमता अक्षमता आदि शामिल हैं। ऐसे में फिर जब कोई हमें हमसे हटकर या भिन्न विचारों वाला दिखता है तो हमें यह क्यों अजीब सा लगता है। कई बार समाज में ऐसे लोगों की कई तरह के अपमानजनक शब्द उपयोग किए जाते हैं। यह कल्पना यह कितना कठिन है कि इसके पीछे मुख्य कारण है कि हम सभी एक पूर्व धारणा के मुताबिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप चीज़ों को देखने के आदी हैं। इसके बाद जो भी इसमें सटीक नहीं बैठता उसमें हमें दिक्कत लगने लगती है, चाहे वह रंग रूप के देखने का तरीका हो या रिश्तों का या कुछ अन्य। हमें पता नहीं होता है कि हम जाने अनजाने प्रतिदिन इस तरह के कितने लोगों को दुख देते हैं, हमारे कारण आहत होते रहते हैं और हम इस बात को समझ नहीं पाते क्यों ज़रूरी है सबका एक जैसा होना। अगर सब एक जैसे सोचने समझे लगे तो फिर वे इंसान नहीं होकर मशीन हो जाएगा। तुलना के इस चक्कर में कितने लोग अपनी जीवन शैली ही समाप्त कर लेते हैं। दरअसल एक समाज के तौर पर हम फैल हो रहे हैं। एक अच्छा और सम्मिलित समाज वह होता है जिसमें हर व्यक्ति अपनी पसंद और चुनौती के साथ बिना किसी दबाव में रह सके। अगर ऐसा लगता है कि हमने बस यह रट लिया है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, पर इसके असल मायने एक समझ नहीं पाए। अगर समझ पाते तो आसपास लोगों को हारने की घटना आए दिन देखने को नहीं मिलती। इसके उलट हालत तो यह है कि समाज में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लेकर हमारे समाज में विचित्र विचार काम करते रहते हैं। एक मानवीय समाज में इसे तोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों पर तरस खाने की बजाय उसको भी समान अवसर दिया जाए तो स्थिति बदल सकती है। कहने को सभी धार्मिक सामाजिक मूल्यों के बीच यह कहा जाता है कि प्रेम एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। यह इंसान को इंसान बनाए रखती हैं। यह मनुष्य को एक नैसर्गिक गुण है। मगर समाज को जब नियम बनाने का अधिकार मिला तो उसने प्रेम को भी अपनी प्रकृति में नहीं छोड़ा। यह एक बड़ी विडंबना है कि अगर कोई अकेली रहने वाली और ज़्यादा उम्र की महिला किसी से प्रेम करती तो वह हमारा समाज ऐसी महिलाओं को एक नकारात्मक छवि गढ़ देता है, एक अघोषित सामाजिक दायरा बना देता है जिसके बाहर उसे नहीं जाना है। यह समझने की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती है कि वह इंसान भी हैं, यानी प्रेम के लिए भी समाज ने एक दायरा बना दिया है। इसलिए निर्धारित सामाजिक पहचान से इतर किसी से प्रेम करना भी गुनाह हो गया है। इस तरह के उदाहरण हमें अपने आसपास आमतौर पर देखने को मिलते रहते हैं। हमें इनमें कुछ भी गलत नहीं लगता क्योंकि यह हमारे सामाजिक चलन का हिस्सा बन गया है। हम भी बिना सोचे समझे इसका हिस्सा बनते चले जाते हैं। किसी के गलत या सही होने को लेकर सामाजिक चलन के मुताबिक अपनी मुहर लगाते रहते हैं, जबकि समाज के संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हम जो भी राय बनाते हुए किसी फैसले पर अपनी सहमति देते हैं तो इनमें हमारा अपना विवेक कहाँ है। विवेक आधारित सोच और व्यवहार हमारी शिक्षा का हिस्सा होनी चाहिए। स्कूल का महत्व सिर्फ हिंदी गणित पढ़ाना ही नहीं बल्कि बच्चों के भीतर दुनिया को देखने, समझने और मानवीय मूल्यों का समझ विकसित करने की कोशिश करनी भी होती है। अन्यथा बच्चे अपने समाज में वही देख रहा है, स्कूल में वही स्थिति है जो बच्चा समाज का आदर्श अनुयायी जरूर बनेगा लेकिन एक स्वतंत्र अभिव्यक्त नहीं। बदलाव की ज़रूरत की बात कहीं से भी करनी होगी। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमें इस बात नहीं करना चाहते हैं या फिर बात हमें ज़रूरत नहीं लगता। इस कारण जैसे चल रहा है वही सदियों से चलता आ रहा है। इसके कारण कितने लोग अवसाद में चले जाते होंगे इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि फिर भी यह कभी हमारे लिए गौर करने का हिस्सा नहीं रहा। यह बेवजह नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आग्रह पूर्वाग्रहों की परंपरा चलती रहती है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि समाज के पीढ़ियों ही इनमें दुख
खुद को दोषी मानने लगता, जैसे मैं उनका परिवार ही इस दुख को झेलता है। एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी के तहत हम अपने आसपास के लोगों से बात तो करना शुरू कर सकते हैं। विवेक आधारित सोच और व्यवहार हमारी शिक्षा का हिस्सा होनी चाहिए। स्कूल का मतलब सिर्फ हिंदी गणित पढ़ाना नहीं, बच्चों के भीतर दुनिया को देखने, समझने और मानवीय मूल्यों के साथ विकसित करने की कोशिश करना भी होगा। बदलाव के लिए शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। आतंक के विरुद्ध अमेरिका ने आखिर उस सच को स्वीकार कर ही लिया जिसने भारत पहले से दुनिया के सामने उजागर कर रहा था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा की मुखौटा इकाई द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया। वही आतंकी संगठन जिसने पहलगाम में निर्दोष लोगों के खून बहाया। अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह इस बात का भी सूचक है कि आतंकवाद से निपटने के मोर्चे पर भारत के प्रयास सफल हो रहे हैं। इस फैसले से न सिर्फ टीआरएफ के आतंकी चेहरे से पर्दा हटाया, बल्कि पाकिस्तान की उन नापाक हरकतों को भी बेनकाब कर दिया जिन्हें वह खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताकर छिपाता आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत अमेरिका के बीच मजबूत आतंकवाद विरोधी सहयोग का प्रमाण बताया है और आतंक के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक सहयोग की जरूरत पर भी बल दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, लेकिन बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर उसने अपना बयान वापस लिया। यह कोई नया आतंकी संगठन नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगना हाफिज सईद की पुरानी साजिश का नया चेहरा है। पाकिस्तान ने इस तरह पेश किया जिसे वह कश्मीर का स्थानीय संगठन हो, ताकि दुनिया के सामने वो अपने दामन को साफ साफ दिखा सके। यह बात छिपी नहीं कि कई बड़े आतंकी संगठन पाकिस्तान की धरती से संचालित किए जा रहे हैं। इसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार ये सवाल उठे हैं कि उनका नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान ने रणनीति बदली और आतंकी संगठन के नाम भी बदलने शुरू कर दिए। टीआरएफ इसका एक उदाहरण है, मगर अमेरिका की ओर से इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया जाना इस बात का सबूत है कि आतंकियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के इरादे को किसी छद्म नाम की आड़ में छिपाया नहीं जा सकता। इसे भारत की कूटनीतिक ताकत ही कहा जाएगा। इसने न सिर्फ टीआरएफ को बेनकाब किया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ उनका रुख कितना मजबूत है। पहलगाम आतंकी हमलों के बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर विभिन्न देशों के आतंक के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास तेज कर दिए। ऐसे में अमेरिका पर यह भी साबित करने का दबाव था कि वो आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड नहीं अपनाता है। दोहरे मापदंड की बात इसलिए अहम है चूँकि एक तरफ अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का दावा करता है, तो वह दूसरी ओर पाकिस्तान को आतंकी मुद्रा कोष और विश्व बैंक से बड़ी धनराशि कर्ज के रूप में दी जाती है। सवाल यह है कि जब अमेरिका यह मानता है कि पाकिस्तान आतंकियों के पाल पोस रहा है, तो वह वैश्विक संस्था उसे वित्तीय मदद रोकने की वकालत क्यों नहीं करता। बहरहाल भारत आतंकवाद से कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रहा है। अब समय आ गया है कि दुनिया के तमाम देश इस लड़ाई में भारत के साथ आए और दोहरे मापदंड त्याग कर आतंकवाद की जड़ों पर प्रहार करें। स्वच्छता की कड़ियाँ। किसी भी देश और समाज का विकास ये जरूरी मानक यह है कि इनमें अहम रिहायशी से लेकर सभी स्थानों पर स्वच्छता को सुनिश्चित करने को लेकर शासन कितना सक्रिय और सजग है, इसके प्रति आम लोग कितने जागरूक हैं। साफ सफाई को लेकर नागरिक बोध एक निरंतरता में काम चलता है, तभी कोई शहर एक मिसाल बन पाता है। इस लिहाज से देखें तो देश स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में एक बार फिर इंदौर ने जिस तरह 8वीं बार सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, वह बाकी शहरों महानगरों के लिए एक उदाहरण है। सिर्फ व्यवस्थागत पहलू को दुरुस्त कर दिया जाए तो न केवल इस मामले में आगे आ जा सकता है, बल्कि ऐसी जगहों पर होने वाली विकास वास्तव में अपना महत्व स्थापित करता है। गौरतलब है कि इस वर्ष इंदौर की सुपर लीग में शामिल किया गया था। इस वर्ष इंदौर को सुपर लीग में शामिल किया गया था, यानी इस श्रेणी में सिर्फ वही शहर शामिल थे जो अब तक के सर्वेक्षण में पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पर रहे हो। इस बार सुपर लीग की नई श्रेणी बनने के बाद इंदौर ने बाजी मारी।
इसके अलावा 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में सूरत का, गुजरात का अहमदाबाद शहर पहले स्थान पर रहा। खास बात यह है कि स्वच्छता मानकों पर हर वर्ष इंदौर का नाम सुर्खियों में रहता आया है, मगर इस वर्ष इसके प्रतिस्पर्धी भी देखने शुरू हो गए हैं और आबादी के मानक के मुताबिक बनाए गए अलग अलग वर्गों के तहत भोपाल, लखनऊ, मीरा, भायंदर, बिलासपुर, जमशेदपुर, देवास, करनाल जैसे कई शहरों ने भी स्वच्छता शहरों की सूची में अपनी जगह बनाई। निश्चित तौर पर स्वच्छता के विस्तार की कड़ियाँ स्वागत योग्य हैं और देश की छवि के लिए यह अच्छा है, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में स्थान बनाने के साथ साथ इस मामले में निरंतरता कायम रहे। समस्या यह है कि सर्वेक्षण के मानकों पर किसी शहर को सबसे स्वच्छ घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन किसी जगह अगर कचरा बिखरा पड़ा तो गंदगी की सफाई को लेकर आम लोगों के भीतर कोई सजगता नहीं दिखे। नागरिक बोध का अभाव, तो ऐसे में सवाल उठने स्वाभाविक हैं। अब छोटा छोटा आर्टिकल है, 3 4, 1 2 3 और 4 छोटा हेडर। बेमानी शोर। सोशल मीडिया विभिन्न मंचों के बावजूद फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सएप ने न एक डिजिटल लोक रखा है जो भौगोलिक सीमाओं से परे। यह सच है कि इनसे पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दिया है, तो गलत यह भी नहीं कि इनमें गांव के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। यह आज मजहब एवं तकनीकी मंच ही नहीं बल्कि हमारे समय के सबसे प्रभावशाली दर्पण बन चुका है, जो ज्ञान, संवाद और व्यक्ति की रोशनी तो प्रतिबिंबित करता है, लेकिन इसी ईर्ष्या, दिखावा तथा आभासी छल की परछाइयाँ भी साफ झलकती हैं। एक तरफ इसके प्रतिभाओं को अवसर दिए हैं, उन्हें पहचान और मंच दिया है, तो दूसरी तरफ यह फुहड़ता का अड्डा भी बनता जा रहा है। इसमें आम आदमी को वैश्विक मंच पर बोलने की ताकत तो दी है, लेकिन इसकी निजता की दीवारें भी गिरा दी हैं। उन आवाज़ों को भी बुलंद किया है जिन्हें इतिहास ने बार बार चुप कराया था। अब यह मंच कितनी कोलाहलपूर्ण भीड़ से भर गया है कि सत्य की सांस शोर के नीचे दम तोड़ती मालूम पड़ती है। मोहम्मद जुबैर, मुखर्जी नगर, दिल्ली। अंतहीन सिलसिला। गिरते पुलों के नीचे दबे सवाल यह सोचने पर मजबूर करता है कि ढहते पुलों और टूटी फूटी सड़कों के साथ हम विकास कि किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। देश में आए दिन पुलों का गिरना और उनका धंसना सामान्य होसा हो चला है। कब किस पुल के टूटने अथवा किसी सड़क के धंसने की खबर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हैरानी तो इस बात पर होती है कि भ्रष्टाचार मिटाने के जो वादा किए जाते हैं वे किन मजबूरियों के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार ने सड़क और पुलों के निर्माण कायमों में अपने पैर मजबूती से जमा रखे हैं। सवाल है कि निर्माण की उन्नत तकनीकों को अपनाने के बाद भी अगर कोई गड़बड़ झाला हो रहा है तो शासन और प्रशासन इसे रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है। नरेश कानूनगो, देवास। समय का मूल्य। आज के आधुनिक युग ने जीवन की सुविधाजनक और सरल बना दिया है, मगर हैरत है कि फिर भी लोगों के पास समय का अभाव है। दूसरी चीज़ों में समय बर्बाद करते हैं, इसका मोल नहीं समझ पाते। समय वह अमूल्य संसाधन है जो एक बार चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता। यह अमूल्य समय 24 घंटे हर व्यक्ति के पास होता है, जिस पर कोई अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। कुछ लोग इसका सदुपयोग कर उपलब्धि हासिल कर लेते हैं, तो कई लोग समय को रोते हैं। प्रश्न यह नहीं कि समय है या नहीं, बल्कि यह है कि इनका सदुपयोग कैसे किया जा रहा है। समय की कीमत उनसे पूछिए जो अत्यावश्यक कार्य से चूक गए हैं। इसलिए समय को जीवन के महत्व इसे व्यर्थ न जाने दें और समय के साथ सही दिशा में अमल करें। रागनी कुशवाहा, सिंगरौली। अमेरिका की चाल। वर्तमान अमेरिकी नेतृत्व ब्रिटिश हुकूमत की वही झलक दिखाई दे रही है जो शक्ति, बल और षड्यंत्र के बूते विश्व विजेता बनने के दिवा स्वप्न देखता था। शुल्क की आड़ में अमेरिका जिस प्रकार भारत और अन्य देशों के पर द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अनुचित दबाव बना रहा है, इस बेहद निंदनीय है। इसका विरोध किया जाना चाहिए। यह भारत की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। एक
सरकारी आंकड़े के अनुसार भारत कृषि और डेयरी व्यवसाय लगभग 2 लाख करोड़ का है। इससे करीब 8 करोड़ किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। ऐसे में अमेरिका के दबाव का जवाब भारत को कूटनीति के माध्यम से देना होगा ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक जगत में संतुलन बना सके। पारस जैन, मेरठ।